जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर से बच्चों हम लोग अपना नया यूनिट शुरू करने वाले हैं और उसका नाम है टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी की ओर 1940 से 1946 तक का जो दौर जो है हम पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं, ये जो हमारा यूनिट है इसका ये पहला पार्ट रहने वाला है, ठीक है। और आप इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हमने क्या पढ़ा था। वहां पर बच्चों एक तो हमने एचआरए पढ़ लिया था, एक हमने एचएसआरए पढ़ा था। लेकिन एचआरए और एचएसआरए पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, याद करो। याद है जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती कह सकते हो धक्के से इंडियंस को जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करवा दिया कि भैया इंडिया क्या है, हमारा इंडिया जो है एलाई है। लेकिन इन सब से कांग्रेस पार्टी काफ़ी नाराज़ हुई। याद है, कांग्रेस पार्टी काफ़ी नाराज़ हुई कि नहीं भैया हम आपके साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती हमें लेके जाते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो हम रिज़ाइन कर देंगे। और बाद में आपने देखा भी कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिज़ाइन भी कर दिया था, राइट। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। हुआ क्या कि जब 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने भारत को जबरदस्ती युद्ध के अंदर घसीट लिया, है ना, कि भारत जो है, भारत के ऊपर हम राज कर रहे हैं, हम भारत हमारी कॉलोनी है, इंडिया हमारी कॉलोनी है, तो इंडिया भी जो है हमारे साथ इस युद्ध में क्या करेगा, हमारा साथी है, राइट। अब इन सब से हुआ क्या, जो कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज थी, कांग्रेस मिनिस्ट्री थी, उन्होंने विरोध में क्या कर दिया था, रिजाइन दे दिया था, राइट। उसके बाद यही जो टाइम था 1940 से 46 के बीच का, यही हम कह सकते हैं कि फाइनल जर्नी है, ये आखिरी रास्ता है भारत की आज़ादी की ओर लेकर। क्योंकि अब पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी थी अब वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से ब्रिटिशर से अब खफा थी, ठीक है। उनको पता था कि भैया अब ये लास्ट ही है, बस ये शोषण, इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला। दिस पीरियड इज ऑल्सो रेफर टू अ पीरियड ऑफ बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन। अब ये जो दौर था ना 1940 से 46 के बीच का, ये बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, मोल भाव चल रहा है ना। ब्रिटिश सरकार जो है कांग्रेस लीडर्स के साथ, कांग्रेस लीडर्स जो फिर जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ क्या कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है, मोल भाव कर रही है। क्यों कर रही है, जस्ट इमेजिन, क्योंकि भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1939 से 1945 के बीच में, है ना। ब्रिटिशर्स को सिपाही चाहिए, सिपाही इंडिया में है, इंडिया की जनसंख्या काफ़ी है लड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस जो लीडर्स हैं उन्होंने रोक रखा है, मना कर रखा है कि नहीं तुम लोग साथ में, इंडियन लोगों को रोक रखा कि तुम लोग जो है ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दोगे। तो इसलिए क्या कर रही सरकार, मोल भाव कर रही थी किसके साथ, कांग्रेस जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके साथ, राइट बच्चों। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस अनाउंस इंडिया एज एन अलाई इन द वॉर। ये हम पहले बता चुके हैं कि ब्रिटेन ने जो है बिना कांग्रेस से सलाह किए भारत को अपना साथी घोषित कर दिया दूसरे विश्व युद्ध में। लेकिन अब की बार इंडिया जो था, भारत जो था, उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि भैया अगर तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए, है ना, स्वतंत्रता या लोकतंत्र के नाम पर कोई युद्ध लड़ा गया है और उसका फायदा अगर इंडियंस को नहीं मिला, उसका फायदा अगर इंडियंस को नहीं मिला तो भैया हमें फिर इस युद्ध को लड़ने का फायदा ही क्या हुआ। सिंपल सी भाषा में मतलब यह है कि अगर ब्रिटिश सरकार तुम ये चाहते हो कि भाई लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए हम तुम्हारा साथ दें, हम दूसरे विश्व युद्ध के अंदर हम तुम्हारा साथ दें, तो भैया वही लोकतंत्र, वही स्वतंत्रता हमारे भारत के लोगों को भी तो मिलनी चाहिए। अगर हमारे भारत के लोगों को आज़ाद नहीं कर सकते हो तो फिर हम तुम्हारे साथ क्यों लड़े दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, तुम अकेले लड़ो। समझ गए, ये यहां पर मेनली पॉइंट था। मीनवाइल हुआ क्या, इसी बीच इस अवधि की शुरुआत में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत भी देखी गई। इसी टाइम पर क्या किया गया था, इसी टाइम पर महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्लियर है। अब आगे इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब आप इस डायग्राम से समझ जाएंगे बच्चों कि 1939 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं। तो दो चीजें हैं, एक पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन आर्मी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939, ठीक है, कि भैया इंडियन आर्मी का भाग हुआ, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, ठीक है। और एक हिस्सा यहां पे चलेगा कांग्रेस रिस्पॉन्स, कि जब इंडियन आर्मी ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया तो उससे कांग्रेस ने क्या जवाब दिया, कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो देखिए, जब यहां पे भाग लिया तो यहां पे फिर लाया गया अगस्त ऑफर, अभी हम यही देखने वाले अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर से उसके बाद क्या लाया गया, क्रिप्स मिशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन के बाद लाया गया वेवल्स प्लान, राइट। वेवल्स प्लान के तहत ही शिमला एग्रीमेंट पर जो है साइन किए गए, और शिमला एग्रीमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड है क्या, राजागोपालचारी फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, वैसे ही वेवल प्लान के बाद क्या लाया गया, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया 1946 के अंदर। और कैबिनेट मिशन के बाद ही भारत के अंदर क्या बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन के बाद ही भारत के अंदर बनाई गई थी संविधान सभा,
क्या बनाई गई थी? संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस का क्या क्या जवाब रहा यहां पे? तो जैसे इनको पता चला कि इंडियन आर्मी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन दे दिया। ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किए गए, व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत के अंदर शुरू किए गए। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया 1942 में। उसके बाद लाया गया राजगोपालचारी फॉर्मूला, जो कि डायरेक्टली किससे संबंधित है? तो शिमला एग्रीमेंट से। समझ रहे हो? तो एक फ्लो चार्ट है बेसिकली। अभी हम इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अगस्त ऑफर के बारे में और इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। इन दो चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी की जो चीजें हैं वो हम आगे जब कहानी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहां पर आप जाके कहानी को जो है कनेक्ट करते चलेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए आइए अगस्त ऑफर के बारे में जानते हैं। अगस्त ऑफर जो कि कब लाया गया था? ये लाया गया था 1940 के अंदर। देखिए 1940 के अंदर भारत के जो वॉइसरॉय थे उसका नाम था लॉर्ड लिनलिंथगो। यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, नीचे लिखा हुआ है वैसे, लॉर्ड लिनलिंथगो। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगस्त ऑफर कौन से वॉइसरॉय लेकर आए थे? तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिनलिंथगो। राइट। अब हुआ क्या? 8 अगस्त 1940 को, ठीक है, वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिंथगो ने 8 अगस्त 1940 को भारत के लिए कई प्रस्तावों की घोषणा की। बहुत सारे प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्हीं प्रस्तावों को क्या कहा गया? उन्हीं प्रस्तावों को कहा गया था अगस्त ऑफर। ठीक है। इन प्रस्तावों को बाद में अगस्त ऑफर कहा गया, जो कि किसके द्वारा लाए गए थे? लिनलिंथगो के द्वारा। ये भारत के क्या थे उस टाइम पे? वॉइसरॉय थे। और ये किसके बिहाफ पर लेकर आए थे ये ऑफर? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है। अब क्या क्या प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों के बारे में जानते हैं। देखिए वॉइसरॉय ने कुछ एक घोषणाएं की, कुछ एक प्रस्ताव लेकर आए। सबसे पहला तो यह था कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद है, इसको हिंदी में ये बोलेंगे गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद। कहते हैं हम कार्यपालिका परिषद को और बड़ा कर देते हैं और इसके अंदर और इंडियंस को भर्ती कर देंगे। ठीक है। पहले इंडियंस कम थे, अब हम क्या करेंगे? इस कार्यपालिका परिषद को और बड़ा कर देंगे, इसके अंदर और इंडियंस जो है हम इसके अंदर भर्ती कर देंगे। दूसरा, हम एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना करेंगे। वॉर का मतलब होता है युद्ध, एडवाइजरी का मतलब होता है सलाह देना, और काउंसिल का मतलब होता है परिषद। तो यानी कि युद्ध सलाह परिषद, यानी कि ऐसी परिषद बनाएंगे जो हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या करेगी? सलाह देगी। राइट। तीसरा, माइनॉरिटीज वर एश्योर्ड ऑफ द पॉलिटिकल सेफगार्ड्स, कि जो माइनॉरिटीज हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। अब इसके अंदर उस टाइम पे माइनॉरिटीज के अंदर मेनली चलता था मुस्लिम्स का नाम। ठीक है। तो बोले जो माइनॉरिटीज है ना, हम उनको पॉलिटिकल सेफगार्ड देंगे, यानी कि हम राजनीतिक रूप से उनकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है। उनकी सीटों पे कोई दिक्कत ना हो, उनकी सीटें आरक्षित रहे, हम उनका खास ध्यान रखेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था? प्रोमिस टू सेट अप रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। क्या कहते हैं कि भाई हम एक आपकी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव है ना इंडियन बॉडी बनाएंगे, जो क्या करेगी? आप लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए क्या लिखेगी? संविधान लिखेगी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। अब आप जस्ट इमेजिन, अब आप सोचेंगे अगस्त ऑफर्स को पढ़ने के बाद कि अंग्रेज अचानक से इतने अच्छे क्यों हो गए, है ना? इतना क्यों सोच रहे हैं भारत के लोगों के बारे में? अब तक तो कुछ सोचा नहीं। तो आप समझ ही गए हैं, ऐसा वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि भैया दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और उनको वहां पर क्या चाहिए? उनको वहां पर सिपाही चाहिए, और जो कि कहां से जाने वाले हैं? इंडिया से जाने वाले हैं। क्लियर है? अब इन सब का देखिए प्रस्ताव तो हमने पढ़ लिए। अब इनके रिप्लाई में कांग्रेस ने क्या किया? तो कांग्रेस ने भैया अगस्त ऑफर को पूरी तरह से क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बोले हमें नहीं चाहिए अगस्त ऑफर, ये जो आपके प्रस्ताव है हमें नहीं चाहिए ये सब। राइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इन प्रस्तावों के अंदर एक तो ये नहीं था कि क्या हमारे देश में सरकार बनेगी, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, हमारी राष्ट्रीय सरकार बनेगी हमारे भारत के लोगों की, इसका कोई जिक्र नहीं था। दूसरा क्या था कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे यहां पे पहुंच डाल रखे हैं जिससे हमारे जो दुश्मन नहीं कह सकते, हमारे जो विरोधी हैं मुस्लिम लीग वाले, वो इंकरेज हो रहे हैं। जैसे मैंने यहां पर अभी एक आपको पॉइंट बताया था माइनॉरिटीज के बारे में कि माइनॉरिटीज वर एश्योर्ड ऑफ द पॉलिटिकल सेफगार्ड। ठीक है। कि माइनॉरिटीज को जो हम राजनीतिक सुरक्षा देंगे। ठीक है। उनकी सीटों को रिजर्व रखा जाएगा, उनके कुछ अधिकार होंगे। अब इन सब चीजों से मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई। मुस्लिम लीग ने अगस्त ऑफर का वेलकम किया। हम ये आप एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे शुरू से कि जिस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी ने यस कहा तो मुस्लिम लीग कहेगी नो, कांग्रेस पार्टी ने नो कहा तो मुस्लिम लीग कहेगी यस, है ना? क्योंकि दोनों एंटी पार्टी हैं। तो मुस्लिम लीग ने जो है अगस्त ऑफर का वेलकम किया, क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की गई थी, उनके जो अधिकार थे उनके सुरक्षा की बात की गई थी। राइट। और मीनवाइल क्या हुआ? जैसे ही कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया, अगस्त ऑफर को जैसे ही कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, उसी के बाद गांधी जी ने क्या किया था? इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी। राइट। दूसरी बात,
The importance of August offer lies in the fact that right of Indians to draft a constitution was recognized along with an offer of dominant status. कहते कि अगस्त ऑफर उस टाइम पे इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया था क्योंकि पहली बार ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों के लिए संविधान की बात की थी, पहली बार लोगों के अधिकारों की बात की थी, इसलिए अगस्त ऑफर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन क्या था इसके बारे में जानते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में आपको मैं भैया बता देता हूं कि भैया 1940 की बात थी, 1940 की बात थी, जगह थी लाहौर, पार्टी थी मुस्लिम लीग। जैसे कांग्रेस पार्टी के हर साल अधिवेशन होते थे नई नई जगहों पर, वैसे ही मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होता था। तो 1940 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था। ठीक है, और यहां पर जो इनके चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस अधिवेशन के अंदर कुछ एक डेवलपमेंट्स हुई थी। क्या क्या डेवलपमेंट हुई? तो सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने जो है ये कह दिया था कि भैया जहां पर मुस्लिम, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम्स रहते हैं ना, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम रहते हैं, हमारा एक अलग राज्य बना दो मुसलमानों का। ठीक है, ये सब बातें कहां पर हुई? लाहौर सेशन में हुई थी, जो कि कब हुआ था? 24 मार्च 1940 को। ये जो लाहौर सेशन है ना, लाहौर सेशन जो कि लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान रेजोल्यूशन, क्योंकि यहां पे एक तरह से पाकिस्तान को बनाने की ही बात कर रहे हैं। राइट, इन्होंने ये कह दिया कि जहां पर मेजोरिटी में मुस्लिम है, जैसे नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के अंदर, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, तो ये आज के टाइम का भारत है, उस टाइम पे पाकिस्तान वाला एरिया भारत में था, ठीक है ना, म्यांमार वाला एरिया भारत में था, बांग्लादेश वाला एरिया भारत में था। तो कहते हैं जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाली जो बेल्ट होगी इस साइड, बोले ये जो एरिया, और ईस्ट, ईस्ट मतलब ये आ गया बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेशी वाला एरिया। तो बोले यहां पर मुस्लिम ज्यादा है, तो यहां पर आप क्या करो, हमारे अलग ही राज्य बना दो। ठीक है, हमारे मुसलमानों को अलग ही एक देश सब हमें दे दो, है ना, अलग राज्य बना दो हमारा। अच्छा, उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल ने यहां तक सजेशन दे दिया कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यानी कि ये वाला एरिया ऊपर वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान यहां पर आता है, बलूचिस्तान, ठीक है, सिंध यहां पर है, ठीक है, कश्मीर वो इधर है। तो बोले इन सब को एक कर दो, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर, क्या कहते हैं कि इन सबको एक ऑटोनोमस स्टेट बना दो। कौन सा? मुस्लिम स्टेट, कि हमारा एक अलग से राज्य बना दो, एक आजाद राज्य बना दो जिसका नाम होगा मुस्लिम स्टेट। राइट, ये बात किसने कह दी? सर मोहम्मद इकबाल ने कही। राइट, सर मोहम्मद इकबाल की बात करें तो एक कवि थे, ठीक है, पॉलिटिशियन थे, एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। ठीक है, और बेसिकली इन्हें कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के धार्मिक पिता। क्वेश्चन पूछ लिया जाए पाकिस्तान के धार्मिक पिता कौन है, तो सर मोहम्मद इकबाल। वैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ पाकिस्तान, तो जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, एंड स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, तो जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल। राइट, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए यहां पर, चौधरी रहमत अली खान। ठीक है, ये चौधरी रहमत अली खान जो थे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द बनाया था। पाकिस्तान शब्द, क्वेश्चन पूछ लिया जाए पाकिस्तान शब्द किसने बनाया था, तो चौधरी रहमत अली खान ने बनाया था। ठीक है, और इन्होंने ही जो है यंग जो मुस्लिम लड़के थे, नौजवान जो मुस्लिम थे, उन्हीं को जो इन्होंने क्या किया था, उन्हीं को मोटिवेट किया था कि भैया हमारा खुद का देश होना चाहिए। ठीक है, जिसका हम क्या नाम रखेंगे? जिसका हम नाम रखेंगे पाकिस्तान। राइट, इन्होंने 1933 के अंदर एक पंपलेट भी जारी किया था, और उस पंपलेट का जो टाइटल था, जो शीर्षक था, ठीक है, वो था नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। क्या नाम था? नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। और इसी पंपलेट का दूसरा नाम था पाकिस्तान डिक्लेरेशन। क्या नाम था? पाकिस्तान डिक्लेरेशन। क्लियर है बच्चों? उसके बाद कुछ सालों के बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, ये जो चौधरी रहमत अली खान का जो आइडिया था, यंग लोगों को मोटिवेट किया, इन सब से क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया और एक राजनीतिक आंदोलन जो है भारत के अंदर शुरू किया, पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू किया। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्लियर है बच्चों? उसके बाद मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था 24 मार्च 1940 को जो है उसे पारित कर दिया। कहां पर? लाहौर में। राइट, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर जो फेडरल स्कीम लाई जा रही थी ना, फेडरल स्कीम, संघीय योजना, उसको पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया? खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि क्या थी फेडरल स्कीम। राइट, यही था ना कि पूरे भारत के अंदर सेंट्रल लेवल पे एक सरकार होनी चाहिए, जिसके अंदर अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में सरकारें होंगी, है ना। तो बोले इसको पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया था? पूरी तरह से फेडरल स्कीम को खारिज कर दिया था।
right? So the Indian National Congress rejected this proposal, but it turned to be a watershed movement to lead to the partition of India. अब यहां पर जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात हुई है, यानी कि एक अलग राज्य पाकिस्तान को बनाने की जो मांग की गई है यहां पर मुस्लिम लीग के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कर दिया, पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। और यहीं से हम कह सकते हैं कि भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत अब यहां से रखी जा चुकी है, यानी कि नींव जो है यहां से अब रखी जा चुकी है। क्लियर है बच्चों? लास्ट जो आता है बच्चों हमारा, वो आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कि कब शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था 1940 में, राइट? अब आपको पता होगा कि गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो धीरे धीरे क्या हो चुका था, धीरे धीरे फेल हो चुका था। ठीक है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन फेल हो चुका था, तब गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया 1940 से 1941 के बीच में। ठीक, अब बेसिकली द एम बिहाइंड लॉन्चिंग दिस मूवमेंट वाज रिसेटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश क्लेम ऑफ इंडिया सपोर्ट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर बाय द कांग्रेस ऑन ए लिमिटेड स्केल। इस आंदोलन को शुरू करने का मकसद यही था कि भैया जो ब्रिटिशर्स क्लेम कर रहे हैं ना कि भाई भारत के लोग, भारतीय जो है हमारे साथी हैं दूसरे विश्व युद्ध में, तो बोले ये गलत है, हम आपके साथी नहीं है जब तक आप हमारी आजादी की बात है नहीं करोगे। यहां पर जो सत्याग्रही थे, जिन्होंने सत्याग्रह किया, जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, व्यक्तिगत मतलब होता है अकेले के लिए बंदे ने सत्याग्रह करना, एक होता है सिंपल सत्याग्रह जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल जो है, लोगों का समूह सत्याग्रह करता है, लेकिन यहाँ पे वो हर व्यक्ति क्या कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है। इनका मेन यही था कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी चाहिए हमें, ताकि हम क्या करें भैया, वॉर के अंगे जो युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें। ठीक, सबसे पहले किसने शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे, 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे जी ने, वर्धा जगह है महाराष्ट्र के अंदर, तो गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे जी ने वर्धा महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये सबसे पहले थे। दूसरे कौन थे? दूसरे थे बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे थे भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये भी गांधी जी के इनमेट्स ही थे। ठीक है, तो बेसिकली तीन नाम आपको पता होने चाहिए, आचार्य विनोबा भावे, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त, राइट। और जो सत्याग्रही थे इन्होंने चलना शुरू कर दिया दिल्ली की ओर, और इसी मूवमेंट को कहा गया दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो आंदोलन। क्या कहा गया? दिल्ली चलो आंदोलन, राइट। अच्छा, मई 1941 आते आते लगभग 25,000 जो सत्याग्रही थे उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 25,000 तक लोगों को जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, क्योंकि उनको ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का उल्लंघन किया है। किसका उल्लंघन किया है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का क्या किया है? उल्लंघन किया है। क्लियर है बच्चों? ये था हमारे आज के टॉपिक। आई गेस सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।